वेलकम स्टूडेंट्स सभी को गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं हम लोग। संविधान हम पढ़ रहे थे, इंडियन पॉलिटी। और पॉलिटी में आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको करने से पहले हम लोग पहले इसका डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद फिर हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग थंबनेल में भी था कि पहले संपूर्ण अध्ययन और उसके बाद 50 क्वेश्चन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग संविधान की प्रस्तावना से। देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है ना वो पूरी तरह से हमारे संविधान का आईना है। ठीक है, वैसे संविधान का प्रस्तावना का बहुत ज़्यादा हमारे व्यवहारिक योगदान नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा योगदान, व्यवहारिक योगदान नहीं है। परंतु अगर पूरे 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियाँ ना पढ़कर अगर हम सिर्फ प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, इसका मतलब हमारा संविधान का हमें आईना दिख गया कि मोटा मोटा हमारा संविधान क्या कहने जा रहा है, उसका औचित्य क्या है वो हमारे प्रस्तावना बता देता है। क्लियर है? तो संविधान निर्माताओं का ये उद्देश्य था प्रस्तावनाओं को शामिल करने का कि हमें जो हमारा संविधान है, हम भारत के लोग हम क्या कहना चाहते हैं और हम अपनी सोच क्या रखते हैं, हमारे विचार क्या रखते हैं। इसीलिए हमारे संविधान को एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ भी माना गया है, पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको कहा था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब शुरुआत करते हैं पहली चीज़ से, जो फैक्ट है जो एग्जाम में क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। ठीक है, कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। हमें इसको उद्धृत करिए, पूरी तरह से कॉपी नहीं करा है, थोड़ा सा उसको अंश लिया है, उसको हमने मॉडिफाई किया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रस्तावना कहती क्या है। ठीक है, देखो, प्रस्तावना क्या होती है कि वो एक सर्वोच्च शक्ति को निर्धारित करता है। ठीक है, और सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता से आती है। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि भारत के ऊपर किसी अन्य राज्य का कोई कंट्रोल नहीं है। अन्य राज्य मतलब किसी देश का कोई कंट्रोल नहीं है। भारत अपनी बाउंड्री के अंदर, अगर ये भारत की बाउंड्री है तो इस बाउंड्री के अंदर भारत अपने निर्णय लेने में सक्षम है। इसके ऊपर किसी विदेशी बाहरी शक्ति का कोई भी योगदान नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये संप्रभुता, और संप्रभुता को सूचित कौन करता है? ये करता है प्रस्तावना। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखते हैं। अच्छा, अब अगर संशोधन की बात करी जाए प्रस्तावना में, पहली बार संशोधन कब किया गया? वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय किया गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। इन शब्दों को हम प्रस्तावना में अभी एक एक टिक करके देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए इसमें 2 चीज़ें आती हैं। 2 चीज़ें ये हैं, पहली चीज़, हम संविधान को मैंने पहले ही बता दिया, हमारा संविधान का प्रस्तावना जो है वो आईना है। और संविधान का इसे आत्मा कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान से चढ़ेगा, थोड़ा सा कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। संविधान की आत्मा हो जाती है प्रस्तावना। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद को आत्मा कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, संविधान का कौन सा भाग संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो वो प्रस्तावना। अगर पूछ लेता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिसे आत्मा कहा जाता है, तो वो हो जाता है आर्टिकल 32 को, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, संविधान आत्मा, सॉरी यार, प्रस्तावना संविधान का भाग है जिसे आत्मा कहा जाता है, और अनुच्छेद जो इसको आत्मा कहा जाता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ठीक है, तो संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। और भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक के लिए अब बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे। ओके, मैंने आपको पहले बता दिया, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, आईना है, पवित्र दस्तावेज है, सब कुछ है। ठीक है, और प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय में इसे पुटअप करके आप इस पर वाद विवाद नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? अच्छा, अब कुछ ना इसमें मैटर हुए थे। एक हुआ था बेरूबरी विवाद। ठीक है, बेरूबरी विवाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 यहाँ पे है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, और इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। इन्होंने सीधा बोल दिया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक हो गया? ओके, ये चीज़ हम बाद में समझेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं और हमारी प्रस्तावना क्या कहती है। ठीक है, प्रस्तावना क्या है, और इसको एक एक शब्द को बड़े अच्छे से और सोच समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, पहली प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग। ठीक है, देखिए,
संविधान में पहले ही जिक्र है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग, मतलब ये जो संविधान है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे द्वारा है, हमारे द्वारा निर्मित है, ये हमारे लिए है, ठीक है। और हम भारत के लोग, भारत को, बस यहाँ से अब प्रस्तावना की कहानी शुरू हो जाती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखिए, ये शब्द नए जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है। ये दो तो यहाँ पर आ गए, ये दो शब्द यहाँ जोड़ गए और नीचे एक अखंडता शब्द जोड़ा गया है, तो यहीं आपको समझना है, ठीक है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। पहले कौन था? हम भारत के लोग, जो संविधान निर्माता थे, ठीक है, कि वो कहते थे कि हम भारत के लोग हैं और भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। और उसके समस्त नागरिकों, अब नागरिकों की बात कर दी कि भाई अब जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको क्या करना है? उनके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीन तरह के न्याय की बात करी गई, याद रखिएगा, तीन तरह के न्याय की बात करिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इनके बारे में चर्चा फिर से करेंगे हम लोग एक बार, ठीक है, कौन कौन से दिए गए न्याय। फिर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देख कितना मतलब गहराई तक वो पहुंच गए थे, ठीक है। आप अपने विचार व्यक्त करिए, विचार का संबंध मूल अधिकार में आ जाता है। अभिव्यक्ति करिए, ये भी अब मूल अधिकार में आ गया। विश्वास करिए, आप किसी चीज़ पे विश्वास करिए, ठीक है। अपना धर्म, किसकी धर्म के ये, उसका उपासना करिए, इस चीज की स्वतंत्रता उन्होंने दे दी है, ठीक है। और समता, समता मतलब प्रतिष्ठा व अवसर, आप अपने लिए, अपने प्रतिष्ठित है अपने लिए, ठीक है। आप अपने आप को बिल्कुल वो मानिए कि मैं भारत का नागरिक हूँ और अपने आप में मेरी सॉवरेनिटी है, मैं मतलब मैं अपने आप में कुछ प्रतिष्ठा रखता हूँ और मेरे इसलिए सारे अवसर समान है, प्रत्येक नागरिक के लिए अवसर समान है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये नया शब्द जोड़ा गया है। हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, ठीक है, बंधुता बढ़ाने के लिए फिर आगे यहाँ तक कहानी समाप्त हो जाती है। आगे सिर्फ दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एद्द द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना कही जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा गहराई प्रस्तावना, हम सिर्फ पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें गहराई छुपी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब प्रस्तावना की प्रमुख बातों को देखते हैं जो हमने अभी प्रस्तावना में पढ़ी थी और क्या क्या उसमें चीज़ें थी, ठीक है। ये तो हमने पहले जिक्र कर चुके हैं। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, आईना है, ठीक है, पवित्र दस्तावेज है। ओके, अब देखिए, समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु, ठीक है, कौन है? भारत के लोग हैं, ठीक है। देखिए, हम भारत के लोग, चाहे हमारे पास हज़ारों तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, सब कुछ मतलब रिसोर्सेज आ जाए, संसाधन आ जाए, लेकिन भारत के लोग तो होने जरूरी है ना, ठीक है। कोई विदेशी आके हमारे संसाधनों का दुरुपयोग थोड़ी करेगा या उपयोग थोड़ी करेगा, हम भारत के लोग ही हैं जो सब कुछ ये करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अब देखिए संप्रभुता की बात मैंने पहले बता दी। संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता हमारे पर्सनल मामले में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। हम अपने आप संप्रभु है हमारे देश की बाउंड्री के अंदर, और ना हम किसी के फालतू हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। ओके, आप सिंपल भाषा में, जो हमारी लोकल भाषा, हम किसी हमारे क्षेत्र में कोई उंगली नहीं कर सकता, ठीक है। हम अपने आप में संप्रभु हैं। क्लियर है? आगे, अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया था कि बेरूबड़ी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन उसके बाद एक विवाद आता है, केशवानंद भारती विवाद, ठीक है। केशवानंद भारती विवाद, ये बहुत बड़ा विवाद माना जाता है भारत के, मतलब आप संविधान करो, भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा वाद है। 1973 में कहा था कि अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है, ठीक है। ये अपना सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार होता है। इसमें उन्होंने बोला कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका या संसद इसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है। और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा के सिद्धांत दिया। सर, आप मतलब संशोधन तो करिए, संसद को शक्ति दे दी, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं करना चाहिए कि नकारात्मक संशोधन नहीं करना चाहिए कि जिससे संविधान का जो मूल ढांचा है, मतलब जो मूल सिद्धांत है, जो हमारे संविधान निर्माता हमें दे के गए हैं, वो चेंज ना करो, ठीक है। ओके, और ये हमने बता दिया। फिर उसके बाद 42वें संविधान संशोधन, जिसको पढ़ चुके हैं, पहले बताने का उद्देश्य यही था क्योंकि उसे अभी रिलेट करना था मेरे को, कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, कुछ शब्द हैं, उनकी व्याख्या हम कर लेते हैं। संविधान में क्या क्या बात करी गई है। प्रस्ताव में वर्णित मुख्य शब्दों की व्याख्या, ठीक है।
सबसे पहले स्वतंत्रता की बात करिए, हमारे पास स्वतंत्र है, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं। पहले अंग्रेजों के अधीन थे, ठीक है, अब मुगलों के अधीन थे, कई चीज़ें थी, ठीक है। तो इसका अभिप्राय है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, ठीक है, हम अपने आप में स्वतंत्रता है। समानता की बात करता है, पहले समाज में देखिए बहुत सारी विसंगतियाँ थी, ठीक है, ऊंच नीच धर्म ये वो भेदभाव बहुत ज़्यादा था। वर्तमान समय में आप कहें कि समानता, जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान निर्माता का उद्देश्य था, क्योंकि उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्हें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा भेदभाव का भी सामना किया था। तो उसमें इतने सारे संविधान में मूल अधिकार और राज्य की नीति नीति तत्वों के जरिए इतना कुछ उन्होंने डाल दिया कि कहीं भी गैर समानता की बात ही न करे, कि हर व्यक्ति वर्ग सबके लिए समान है, ठीक है, यहाँ बातों करता है। और यहाँ पूछा जाता है कितने प्रकार की समानता की बात करता है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की समानता की बात करता है। अभी जब हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो कितने प्रकार की समानता बात करता है? 3। सामाजिक, समाज में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। आर्थिक रूप से सबके लिए संसाधन परिपूर्ण है, सभी अपना उसका उपयोग कर कर अपने लिए धन अर्जित कर सकते हैं। और राजनीतिक, देश की राजनीतिक व्यवस्था में सभी के लिए पूर्णतः प्रतिस्पर्धा है, आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो 3 तरह की समानता की बात करता है, तो इसको भी याद से करके चलेंगे, ठीक है। अब करता है न्याय। न्याय भी 3 तरह का है, न्याय भी 3 तरह का जिक्र किया है संविधान निर्माताओं ने। तो न्याय है हमारे पास आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 तरह के न्याय की बात करता है। ये भी क्वेश्चन में बनेगा कितने प्रकार की न्याय बात करता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का आपको मैंने बता ही दिया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सामना किया था। और आज भी कहीं ना कहीं कई जगह हमें कई जगह भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है, कई बार भेदभाव देखने को मिलता है, ठीक है, जो एक चीज़ ठीक नहीं है। फिर अगर उस भेदभाव को जरिए कानून के जरिए इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर लोगों को तकलीफ होती है, फिर बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, ठीक है। तो हम क्यों ना कोई ऐसे देश का निर्माण करें कि जहाँ पर हमें किसी कानून की आवश्यकता ना पड़े। हमें कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। विधेयक लाना पड़ता है, उसे बिल, उसके कानून बनाना पड़ता है, क्या ज़रूरत है, जब संविधान निर्माता ही हमारे लिए आईना दिखा के गए हैं कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना जहाँ कोई भेदभाव ना हो। तो सामाजिक न्याय हो गया, ठीक है, सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय, ठीक है, आर्थिक न्याय, ये बात हमने कर ली है। सभी को संपत्ति का वितरण समान है, जिसमें संपत्ति कुछ एक हाथों में एकत्रित ना हो सके, ये आपको समझ सकते हैं। राजनीतिक न्याय की बात करता है, ठीक है, राजनीति में सबकी भागीदारी समान है, प्रत्येक वोट है और सब अपने अधिकार, मताधिकार का उपयोग करके एक मत का मूल्य है, सभी का समान मूल्य है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री के मत का मूल्य ज़्यादा है और एक आम नागरिक के मत का मूल्य ज़्यादा है, ठीक है, इसका गलत है। संप्रभुता को मैं बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ, ठीक है, संप्रभुता बहुत अच्छे से आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और अब ये जो शब्द जोड़े गए थे, इनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, हालांकि धर्मनिरपेक्ष शब्द का जिक्र नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र है और अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है। तो हम 3 शब्दों को देख लेते हैं। समाजवादी, समाजवादी को जोड़ने का मतलब ये था कि एक हम ना लोकतांत्रिक समाज स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। जो लोकतांत्रिक समाज होता है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यकीन रखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये होती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है, ठीक है। एक तो हमारा देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सरकारी, सब कुछ सरकार का होना चाहिए, सरकारी बिजनेस करिए, सरकारी नौकरी है, सब कुछ है, तो वो गलत हो जाता है। आप भी समझते हैं हर चीज़ सरकारी करने का मतलब आप अपने लिए बहुत ज़्यादा अपने जो अर्थव्यवस्था उसको डाउन करने वाले हैं। और कुछ पूंजीवादी बाहर के जो लोग हैं अपना अपने इन्वेस्टमेंट करें, अपना कमाएं और एक जो निश्चित परसेंटेज वो गवर्नमेंट को शेयर साझा करें, ठीक है, ये हो गया इस। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाया है, तो यही जो है लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरा शब्द था लोकतांत्रिक, ठीक है। संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, ठीक है। सरकार एक लोकतंत्र है जिसमें लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है, ठीक है। भारत की सरकार भारत के लोगों द्वारा चुनी जाती है, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष। कुछ जो सरकार का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष होता है, और जो राष्ट्रपति और अन्य जो पद होते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही करते हैं। अर्थात कहीं भी कोई तानाशाही नहीं है, कोई राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। हमारे द्वारा चुनी सरकार या हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पे काम करते हैं, ये जिसे एक लोकतंत्र सिंपल भाषा में कहा जाता है, ठीक है। ओके, गणराज्य, गणराज्य आपको पता है, ठीक है। गणराज्य का प्रमुख होता है और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है, उसे गणराज्य कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, गणतंत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको संपूर्णता लोगों के हाथों में होती है, ना कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, ठीक है। और भाईचारा को तो आप अच्छा से समझते हैं, भाईचारा एकता की भावना, ठीक है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा बनाए रखने के लिए भाईचारा को बढ़ावा देती है और सभी को ये भाईचारे का बढ़ावा देना भी चाहिए, ठीक है।
तो ये थे हमारा सेशन प्रस्तावना से संबंधित, जिसको हमने लगभग 14 मिनट में कुछ कवर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चनों की संख्या लगभग तो 50 के आसपास है, लेकिन आज के सेशन में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करेंगे, बाकी को हम नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में लेके आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने है, हम भारत के लोग, ये भारत की प्रस्तावना का जिक्र पूरा कर दिया है, पूरा प्रस्तावना पढ़ दिया है। इसमें खालिस्तान दिया गया, यूपीएससी का प्रश्न होगा ये, बिल्कुल 1997 का प्रश्न है। उसमें दिखा गया कि आज को डेट के द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। तो कौन सी डेट है? तो वो है 26 नवंबर 1949। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950, ठीक है, सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? मतलब संविधान प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया गया था, तब क्या था? तब देखिए, ये जो शब्द थे ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, ये शब्द नहीं, सॉरी एक सेकेंड, ये शब्द नहीं थे, ये दोनों शब्द स्टार्टिंग में नहीं थे। तो क्या बचा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो ये ऑप्शन ए हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यह स्थिति थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में किससे प्रतिबंधित होता है? तो उद्देशिका या जिसे प्रस्तावना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भारतत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया? देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के न्याय, ठीक है, 3 तरह की समानता, ठीक है, इस प्रकार कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो ये आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात करेगी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करेगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो मैं दिखा सकता हूँ 5 तरह की स्वतंत्रता। ठीक है, यही प्रस्तावना हमने पढ़ी थोड़ी देर पहले। ठीक है, यहाँ न्याय तक तो रुक गया, खत्म मामला रुक गया था। अब देखिए स्वतंत्रता, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, कितने तरह की स्वतंत्रता है? 5 तरह की। ठीक है, न्याय कितने तरह का? 3 तरह का न्याय है। ठीक है, समता, प्रतिष्ठा और 2 तरह की समता प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझना है चीज़ को, और भ्रातृत्व तो एक ही है, भ्रातृत्व एक ही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ लौट जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे वापस आ गए हैं। तो फिर से बता रहा हूँ, 3 तरह के न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, 2 तरह की समानता और 1 तरह का भ्रातृत्व का हमें इसी क्रम में उल्लेख किया गया है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम इस तरीके से बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो क्रम सही कौन सा हो जाएगा? देखिए, श्रम सबसे होता है सार्वभौम सत्ता संपन्न, ठीक है, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। ठीक है, लेकिन देखिए, इनमें से जो मेरे को लग रहा है, जनवादी शब्द कहीं नहीं है, जनवादी शब्द का जिक्र नहीं है, जनवादी शब्द कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए बनाए बात की गई है। इनमें जनवादी शब्द देखिए, 3 सारे ऑप्शन में जनवादी शब्द आ रहा है, तो जनवादी तो कहीं नहीं है। ठीक है, जनवादी शब्द का जिक्र कहीं नहीं है, तो मैं इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं मानूंगा। ठीक है, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बस। ठीक है, ये ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, यहाँ बिल्कुल ठीक है, एक सार्वभौम मतलब संप्रभुता की बात कर रहा है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करिए, ठीक है, और शब्दों को विचारानुक्रम दीजिए। तो सबसे पहले संप्रभुता, ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका समाजवादी, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के जोड़ा गया? तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, ये बात कर रहा है 1975 की, जब संविधान संशोधन नहीं किया गया था। बड़े ध्यान से चलिएगा, संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। तो उस समय कौन शब्द नहीं था? अखंडता शब्द नहीं था। ठीक है, अखंडता शब्द नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? ठीक है, तो कौन कौन से जोड़े गए, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक जोड़ा गया समाजवाद, ठीक है, पंथ निरपेक्षता, ठीक है, ये 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, और एक अखंडता जोड़ा गया, अखंडता इसमें तो है नहीं, तो ये 2 ऑप्शन ए और 3 ठीक हो जाएंगे। ठीक है,
और ये देखिए, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है। और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। ये जो प्रश्न है ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है 2009 का। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव, और अंतोगत्वा मतलब अंत में उद्देश्य का बरी, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ओके, इसको कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता। इसका संशोधन नहीं किया जा, पहले नहीं किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में संशोधन किया जा सकता है केशवानंद भारती के बाद से, ठीक है। चौथा क्या है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं रद्द कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अगर संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है जो गैर संगत है, उनको रद्द कर सकता है, ठीक है। तो ये है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन 1, 2 और 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ओके। तो मैं इसको आज इसी पे क्लोज करना चाह रहा हूँ, समय हो चुका है। कल जो इस सेकंड पार्ट लेंगे उसको प्रश्न नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे और बाकी 50 क्वेश्चन तक हम इसको लेके चलेंगे। तो हमारा प्रस्तावना कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो प्रयास था, ठीक है, आज का जो प्रयास था वो कैसा था कि जो हमने नया पैटर्न स्टार्ट किया है, ठीक है, नए पैटर्न के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले स्टडी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लिखेंगे वाह, ठीक है, और अच्छा नहीं लिखे लगा तो लिखेंगे आह, ठीक है। और अपना कमेंट आप बताइएगा, और इन्हीं प्रकार के बने रहिए हमारे साथ। और उम्मीद करता हूँ आपको ये जो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं विद स्टडी के साथ, विद कंप्लीट नोट्स के साथ और अध्ययन के साथ, संपूर्ण अध्ययन जो मैंने स्टार्टिंग में लोगों में लगाया है, ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है। तो बने रहिए फिर हमारे साथ स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।